सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIAS पे स्वागत करता हूं। 27 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम, जो हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम जैसे IAS, PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे और अग्निपथ सेना भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, जिसको हमने अलग अलग समाचार पत्रों से MCQ फॉर्मेट में तैयार किया है। तो ये रहा आज का अपना पहला सवाल। डूइंग बिजनेस इन इंडिया 2022 रिपोर्ट में बिजनेस के लिए सबसे अच्छा राज्य कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र को ब्रिटेन की जो संस्था है इसने डूइंग बिजनेस इन इंडिया नामक रिपोर्ट प्रकाशित की और इस रिपोर्ट में इसने महाराष्ट्र को बिजनेस के लिए सबसे अव्वल स्टेट माना है। यह है दोस्तों मैप में महाराष्ट्र, जिसको हमने विकिपीडिया से लिया है। और महाराष्ट्र जो स्टेट है ये ऊपर आपको मध्य प्रदेश को स्पष्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर आप पाएंगे तो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को भी स्पष्ट करता है महाराष्ट्र। नीचे कर्नाटका को और ये छोटा सा जो आपको दिखाई दे रहा है गोवा को और इधर गुजरात को। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र है ये कितने राज्यों को स्पष्ट करता है। अगर ये आपसे सवाल पूछा जाए तो नंबर 1 आप गुजरात को देख लीजिए, इसके ऊपर आपको MP मिलेगा, दूसरा स्टेट। तीसरा छत्तीसगढ़ को भी स्पष्ट करता है और चौथा ये जो स्टेट आपको दिखाई दे रहा है ये तेलंगाना है, इसको भी स्पष्ट करता है। और 5वां स्टेट आपको दिखाई दे रहा है नीचे कर्नाटका। और अगर हम गोवा को ले लें तो टोटल 6 स्टेट हो जाते हैं जिनको मध्य प्रदेश स्पष्ट करता है। तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, इन गोवा राज्यों को स्पष्ट करता है महाराष्ट्र। और दोस्तों ये गुजरात से लेके यहाँ केरला तक इस क्षेत्र को हम वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, जबकि यहाँ उड़ीसा और बंगाल से लेके इस क्षेत्र को हम ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में सरकार इस समय शिवसेना की है, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे जी थे। दोनों के बीच में पार्टी को लेके असमंजस था और बाद में उद्धव ठाकरे ने अपना बहुमत खो दिया। उसके बाद एकनाथ शिंदे जी ने सरकार बनाई और शिवसेना की जो गवर्नमेंट थी वो 2 भागों में डिवाइड हो गई जब तीर और धनुष को इलेक्शन कमीशन ने फ्रीज किया। अब एक का जो चुनाव चिन्ह है वो ढाल और तलवार है और दूसरे का मशाल है। तो एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात की जाए दोस्तों तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र में दोस्तों विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 288 विधानसभा की सीटें महाराष्ट्र में, जबकि यहाँ पे विधान परिषद भी है और विधान परिषद में इनकी सीटें हैं 78। तो बहुत कम ऐसे स्टेट हैं भारत में जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। आई थिंक 7 स्टेट ऐसे हैं। तो महाराष्ट्र में विधानसभा में सीटें हैं 288, विधान परिषद में 78। और 1 मई 1960 को ये स्थापित हुआ था गुजरात से अलग होके। जब सिंध को बम्बई से अलग किया गया था तब 2 स्टेट अस्तित्व में आए थे, एक महाराष्ट्र एक गुजरात। और दोनों अपने स्थापना दिवस 1 मई 1960 को ही मनाते हैं, क्योंकि 1 मई 1960 को ही स्थापित हुए थे महाराष्ट्र और गुजरात। इनका जो राजकीय पशु है दोस्तों वो है विशाल गिलहरी। विशाल गिलहरी को महाराष्ट्र ने अपना राजकीय पशु बनाया है। जबकि राजकीय पक्षी की बात करें तो पीले पैरों वाला जो हरा कबूतर है, हरा कबूतर होता है पीले पैरों वाला, वो महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है। जबकि राजकीय पुष्प की अगर बात की जाए तो जरूली नामक राजकीय पुष्प महाराष्ट्र का राजकीय पुष्प है। और वृक्ष की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र का जो राजकीय वृक्ष है दोस्तों वो है आम।
और महाराष्ट्र में बहुत सारे इम्पोर्टेंट आपको मिलेंगे नेशनल पार्क। जैसे बात की जाए तडोवा नेशनल पार्क की, अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा तडोवा नेशनल पार्क। अब ये नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है, और एक संजय गांधी नेशनल पार्क आपको मिलेगा, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा संजय गांधी नेशनल पार्क में तेंदुआ और किंगफिशर पाए जाते हैं। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, और गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा। गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों खासियत यह है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में मेलाघाट टाइगर रिजर्व स्थित है, यानी मेलाघाट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है गूंगामल। और इसमें सतपुड़ा जो हिल्स है, जो सतपुड़ा पहाड़ी है, और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो सतपुड़ा हिल्स के भीतर स्थित है, तो उसका आंसर होगा गूंगामल नेशनल पार्क। और गूंगामल नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? देन योर आंसर विल बी महाराष्ट्र। अगला जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है महाराष्ट्र का, वो है नवेगांव। अब नवेगांव नेशनल पार्क की खासियत यह है दोस्तों कि इसमें हिरण पार्क आपको मिलेगा, एक पक्षी अभ्यारण्य मिलेगा, और इस पक्षी अभ्यारण्य को सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, देन योर आंसर होगा महाराष्ट्र में। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और इसी नवेगांव नेशनल पार्क में शांत झील पाई जाती है। तो शांत नामक झील किस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर में है? नवेगांव। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर है? तो नवेगांव। और दोस्तों महाराष्ट्र में जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें एक तो अजंता की गुफा है जो 1983 में घोषित की गई थी। एलोरा की गुफा भी है। तो एलोरा और अजंता दो जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित है। वर्तमान समय में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को की है उसमें 40 हैं, जिसमें कई कल्चरल मिलेंगे आपको। एक मिश्रित है जो कंचनजंगा है। अगर आपसे दोस्तों पूछते हैं कि महाराष्ट्र में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो प्रेजेंट टाइम में 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे। एक तो हमने आपको बताया कि जो एलोरा गुफा है, एलोरा केव है, ये है। इसके अलावा अजंता गुफा है और एलिफेंटा, ये 3 गुफाएं हैं जो औरंगाबाद में हैं। और एक आपको मिलेगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसे 2014 में घोषित किया गया था। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है। और एक है विक्टोरियन गोथिक। तो टोटल 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है महाराष्ट्र में। एक बार मैं पुनः रिवाइज करवा दूं। एक तो एलोरा गुफा, एक अजंता और एक है एलिफेंटा। ये 3 तो गुफाएं हो गई। इसके अलावा जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन है उसको दिया गया है, और विक्टोरियन गोथिक। तो टोटल 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है महाराष्ट्र के अंदर। और अगर रामसर साइट की बात की जाए दोस्तों, तो महाराष्ट्र में एकमात्र रामसर साइट है ठाड़े क्रीक। तो ठाड़े क्रीक रामसर साइट है। जिन्हें नहीं पता रामसर साइट क्या होता है उन्हें हम बता दें कि 1971 में 1971 में ईरान का एक शहर था रामसर। वहां पे आर्द्र भूमि जो होते हैं उनके संरक्षण के लिए कदम उठाया गया था 2 फरवरी 1971 को। इसलिए हर वर्ष हम 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि आर्द्र भूमि में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जो एक तरीके से मिट्टी का कटाव, खारे पानी का शुद्धिकरण, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो ये था महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलते चलते बात कर लेते हैं। इसमें एक बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर पंचमढ़ी
पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 2009 में घोषित किया गया था दोस्तों। और इसी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में आपको सतपुड़ा नेशनल रेंज जो है वो मिलेगा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और इसी बायोस्फीयर रिजर्व में आपको मिलेगा सतपुड़ा नेशनल पार्क, उड़न गिलहरी आपको मिलेगी, और भारतीय विशालतम गिलहरी भी पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। तो जब भी आप किसी स्टेट के बारे में अध्ययन करें तो याद रख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले नेशनल पार्क आपको देखना है, और वहाँ पे कितने रामसर साइट हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व कितना है इस पे ध्यान रखना है आपको। और अगर इम्पोर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य है कोई स्पेसिफिक जिसमें कुछ अलग पाया जाता है तो आपको उस पर ध्यान रखना है। और कुछ मंदिर वगैरह, बेंजेस वगैरह पे भी ध्यान रख सकते हैं। आजकल सवालों का ट्रेंड बदल रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, SE ने किसे साइबर सुरक्षा का भागीदार बनाया है? MC3, साइबर आर्क या सिस्को या टैक? इसका सही आंसर है टैक। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसने टैक को अपना साइबर सुरक्षा भागीदार बनाया है। टैक लगभग 500 जो बड़ी कंपनियां हैं इनके साइबर सुरक्षा की निगरानी करती है। तो काफी बड़ी कंपनी है साइबर सुरक्षा को लेकर टैक। और आपके सामने जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये भी साइबर सुरक्षा की कंपनियां हैं। बाकी दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में स्थापित हुआ था। और ये इसमें सेंसेक्स के आपने नाम सुनी होगी, एक निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है। तो जब व्यापार उठता है या गिरता है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मापता है वो सेंसेक्स में नापता है, जबकि हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका जो मापक है वो निफ्टी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? A उत्तर प्रदेश, B मध्य प्रदेश, C राजस्थान या D हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन C, राजस्थान की गवर्नमेंट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। और इसका काम दलितों का उत्थान करना है दोस्तों। ये है राजस्थान आपके सामने। राजस्थान नीचे गुजरात को टच करता है, ये पाकिस्तान को स्पर्श भी करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। ऊपर पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि राजस्थान कितने राज्यों को स्पर्श करता है तो एक आप देख सकते हैं पंजाब को, दूसरा हरियाणा को, तीसरा उत्तर प्रदेश को और चौथा आपका महाराष्ट्र को और पांचवा गुजरात को, यानी 5 स्टेट को टच करता है। इसके अलावा दिल्ली जो यूनियन हरियाणा जो है हरियाणा को भी टच करता है दोस्तों। एक तो पंजाब हो गया, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश और पांचवा गुजरात। ये वो स्टेट हैं जिन्हें राजस्थान स्पर्श करता है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए दोस्तों तो एक तो सबसे ऊपर लद्दाख स्पर्श करता है पाकिस्तान को, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, फिर पंजाब और राजस्थान, यानी 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जो पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। जैसा मैंने बताया लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। 3 राज्य, एक तो आपका पंजाब, एक राजस्थान और एक गुजरात। तो राजस्थान, गुजरात और पंजाब 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। और बात अगर दोस्तों राजस्थान की जाए तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत जी और यहाँ के डिप्टी सीएम है सचिन पायलट। कांग्रेस की गवर्नमेंट है यहाँ पे। एकमात्र आप कह सकते हैं 2 राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, एक छत्तीसगढ़ में है और एक राजस्थान में है। तो 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पूर्णतया कांग्रेस की गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम में।
और राजस्थान अपने आप में एक महानतम इतिहासों के लिए जाना जाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट पाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो किला है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। इसके अलावा कुंभलगढ़ किला का आपने नाम सुना होगा। और दोस्तों कुंभलगढ़ जो किला है, इसकी जो दीवारें हैं, ये चीन की दीवार के बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ किला की है। रणथंबोर फोर्ट आपको मिलेगा राजस्थान में, ये भी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा जैसलमेर फोर्ट जो है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का। आमेर फोर्ट जो राजस्थान में है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का। और गरोन किला जो है, यानी गरोन फोर्ट, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का। इसके अलावा केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का। और जंतर मंतर जो आपको जयपुर में मिलेगा, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का। तो यूनेस्को के काफी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको राजस्थान में मिलेंगे। और जैसा कि मैंने बात की केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक काफी खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान है और ये रामसर साइट भी है। और सबसे छोटा जो रामसर साइट है, अगर आपसे कोई पूछे, तो रेणुका वेटलैंड है। रेणुका वेटलैंड आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। और अगर कोई पूछता कि सबसे बड़ा आर्द्र भूमि या रामसर साइट कौन सा भारत में, तो सुंदरवन है। सुंदरवन जो आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। सुंदरवन दोस्तों एक नेशनल पार्क है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है और सब कुछ है, आप मान सकते हैं। सुंदरवन सबसे बड़ा डेल्टा है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल अपना है, थोड़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अम्बेडकर जी के नाम पे अगर राजस्थान गवर्नमेंट ने योजना चलाई है, तो अम्बेडकर जी के नाम पे अगर चर्चा ना करें तो बेमानी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब का। इनका जन्म कब हुआ? लगभग सभी लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ। 1891 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और आज़ादी के बाद ये देश के प्रथम कानून मंत्री बने, न्याय मंत्री बने। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 6 दिसंबर को हुई थी 1956 को। 6 दिसंबर को हम एक बात पे और याद रखते हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद ढाई गई थी अयोध्या में, इसलिए भी ये दिन काफी इम्पोर्टेंट है। और 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। इन्होंने देश का संविधान बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इन्हें भारत के संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारत सरकार ने 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया। और एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल वो राजघाट है, लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल क्या है, तो इसका सही आंसर है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि ये समाधि स्थल है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है गांधी, रनाडे एंड जिन्ना। गांधी, रनाडे एंड जिन्ना। और अगर आपसे कोई पूछे कि गांधी, रनाडे और जिन्ना नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखी है। अम्बेडकर साहब ने लगभग 25 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं और 2 महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें मूल नायक एक पत्रिका थी, मूल नायक पत्रिका, और एक बहिष्कृत भारत, ये वो पत्रिका थी बहिष्कृत भारत, जिसका भीमराव अम्बेडकर साहब ने संपादन किया। इसके अलावा हमने आपको बताया मूल नायक को दोस्तों इन्होंने मराठी भाषा में संपादित किया था। और एक बहुत ही फेमस पुस्तक है कैन आई बी अ हिंदू, उसको भी इन्होंने लिखा है। तो बहुत सारे पुस्तकों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा, उसका विमोचन किया। हम इस पर कभी फ्री होकर चर्चा करेंगे। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि नसीम अल बहर वह नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? कोरोमंडल तट या काराकोरम तट? नहीं दोस्तों, मिस टाइप के लिए क्षमा चाहता हूँ, काराकोरम एक श्रेणी है, इसको आप
कोंकण तट कर लीजिए, कोंकण तट, ये गोवा के पास पाया जाता है। तो कोंकण तट, कोरोमंडल तट या उत्कल तट या ओमान तट, इसका सही आंसर ऑप्शन डी ओमान तट। सबसे पहले हम बता दें दोस्तों, ये भारत है, यहाँ पे कोरोमंडल तट, कोंकण तट और इधर आपको उत्कल तट मिलता है। जबकि अगर बात करें ओमान तट की, तो भारत से आप जाएंगे, अरब सागर को पार करेंगे, जब अरबियन कंट्री आएगी तो वहां पे मिलेगा आपको ओमान तट। और यही ओमान तट में नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। सो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि 53 घंटे चैलेंज किसने जीता। हाल ही में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि 53 घंटे चैलेंज किससे संबंधित है, जिसमें हमने ऑप्शन दिया था लघु फिल्मों से, पगबाधा दौड़ से, आंसर राइटिंग से। तो ये फिल्मों से था। अभी 53 जो हमारा राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है, ये 20 से लेकर 28 नवंबर के बीच में गोवा में आयोजित किया जा रहा है। तो पर्पल टीम ने जीता है। पर्पल टीम ने एक फिल्म डायरी बनाई है, यानी 53 घंटे में फिल्म बनाने की चुनौती जो थी अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने दी थी, उसको पर्पल टीम ने जीत लिया है फिल्म डायरी का निर्माण करके। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सुर्खियों में रहा सोने जल 2022 क्या है, यानी सोने जल 2022 उत्सव कहाँ आयोजित किया गया। ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर या डी चंडीगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। जो जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी है वहां पे सोने जल उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम पे आयोजित किया गया था। जो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो भारत है, जस्ट मिनट दोस्तों, अब मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, सपोज दैट। तो जम्मू कश्मीर, ये वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर है, ये वाला पूरा हिस्सा लद्दाख है। लद्दाख जो अपना है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान को स्पर्श करता है और जो जम्मू कश्मीर है पाकिस्तान को स्पर्श करता है। आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये दो भागों में डिवाइड हो गया। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया एक लद्दाख में 2 जिले हैं, एक सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पे स्थित है सियाचिन, और दूसरा है लेह। तो सियाचिन और लेह 2 जिले आपको लद्दाख में मिलेंगे। लद्दाख की राजधानी अगर आपसे कोई पूछे तो लेह है, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ही है। जम्मू कश्मीर के पास विधानसभा है, लेकिन लेह के पास कोई विधानसभा नहीं है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसने किया। द्रौपदी मुर्मू जी जो देश की महामहिम है, या जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी जी या धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, कौशल विकास मंत्री हैं। उन्होंने इंडिया द मदर डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया। सो आंसर इज धर्मेंद्र प्रधान। अगला सवाल है दोस्तों कि 5 फीफा विश्व कप में गोल दागने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं। इनका सही आंसर है रोनाल्डो साहब, जो पुर्तगाल की तरफ से खेलते हैं, अपने देश की तरफ से। ये 5 फीफा विश्व कप में गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 2006 से शुरू हुआ इनका सफर, उसके बाद 2010, फिर 2014, इसके बाद 2018 और अब 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, हर 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो रोनाल्डो साहब लगातार 5 फीफा वर्ल्ड कप में गोल दागने वाले दुनिया के एकमात्र फुटबॉलर बन गए हैं। अगला और आखिरी सवाल है दोस्तों कि संविधान दिवस कब मनाया गया। 26 जनवरी, 15 अगस्त, कब मनाया जाता है, 23 जनवरी या 26 नवंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि जो संविधान हमारा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक के साथ शुरू हुई थी, वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था।
और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जब बनके तैयार हुआ, इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि 26 जनवरी को आप जानते हैं कि ये संविधान लागू किया गया था। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे अपना संविधान बनाने में, जिसमें एक पूरा संविधान पैनल बनाया गया था, जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने मिलकर देश का संविधान बनाया। 10 से अधिक देशों से हमने कुछ ना कुछ उसके संविधान से ग्रहण किया और दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान तैयार किया भारत के संविधान निर्माताओं ने। तो आंसर इज डी। आज का अपना जो सवाल है दोस्तों यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ, और यदि आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। समय की थोड़ी पाबंदियां हैं, वरना मैं हर एक क्वेश्चन को इतना ब्रीफली डिस्कस करूं आपके साथ कि आपको लगे कि एक छोटे से सवाल से इतने सवाल तैयार किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।